नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट एंड सेकेंड सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर की और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट रिनोवेटेड जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अवानी सुमित लेड इंडियाज गोल्ड हंट एट टोक्यो पैरालंपिक। टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया ने कुछ मेडल्स जीते हैं, तो कौन कौन से वो एथलीट्स हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अगेन हवाई वॉल्केनो का एक और आइलैंड न्यूज में है। कुछ दिनों पहले हमने एक और वॉल्केनो के बारे में डिस्कस किया था, क्लिवा वॉल्केनो के बारे में ही डिस्कस किया था। दोबारा से इसमें इरप्शन वगैरह हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ और वॉल्केनोज देखेंगे जो रिसेंटली इरप्ट हुए हैं। फिर हम देखेंगे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे दारा शिकोह के बारे में और लास्ट आर्टिकल आज का होने वाला है वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, विच इज रिलेटेड विद वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, क्या कंटेस्ट है, क्यों वंदे भारत एक्सप्रेस न्यूज में रहा है। रिसेंटली इंडियन रेलवे प्लान क्या कर रहा है कि हम न्यू 102 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर देंगे, रिलीज कर चुके होंगे मार्च 2024 तक। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इतनी सारी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का, इसीलिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो लॉन्च न्यूज में रहा है। अब वंदे भारत ट्रेन एक्चुअल में है क्या, देखिए इसका नाम पहले हुआ करता था ट्रेन 18। लेटर ऑन क्या किया गया, इसके नाम को चेंज किया गया और वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया, थोड़ा सा नेशनलिस्ट फीलिंग लाने के लिए वंदे भारत, क्योंकि ये क्या है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की गई है और इसको कहाँ पर बनाया गया है, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया गया है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया पूरी तरह से कंप्लीटली 100% इंडियन मेड है। इसको कब बनाया गया था, फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था 15 Feb 2019 में। ओके, ये क्या है, इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इंजन लेस ट्रेन है। इंजन नहीं है, इंजन के ऊपर वर्क नहीं करती, पूरी तरह से इंजन लेस है, सेल्फ प्रोपेल्ड है, खुद ही अपने आप को ही आगे बढ़ाती है ये ट्रेन। ठीक है, तो एक इस तरह की पहली ट्रेन है इंडिया में, इसे लॉन्च किया गया है और अब हम इसे 102 नई न्यू ट्रेन को लॉन्च करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई और आपसे पूछे कि इसके फीचर्स वगैरह क्या हैं, कभी और इंप्रेशन वगैरह बनाने के लिए, तो ये यूरोपियन स्टाइल सीट्स हैं इसमें। ठीक है, डिफ्यूज्ड एलईडी लाइट्स हैं, जीपीएस बेस्ड सिस्टम है इसके अंडर। ठीक है, बायो टॉयलेट्स का यूज किया गया है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स। रिसेंटली क्या किया गया है, जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स इसे रिनोवेट किया गया है। ठीक है, इनॉग्रेट किया गया था, रिनोवेटेड वाला जो कॉम्प्लेक्स नया बनाया गया उसे दोबारा से इनॉग्रेट किया गया है अमृतसर में ऑन अगस्त 28 2021 को। ओके, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम, देखिए आपको पता होना चाहिए जलियांवाला बाग मैसेकर था क्या, इस टाइम पर हुआ क्या था, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इस कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था 1961 में। ठीक है, इस ओपन करने वाले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने इसे ओपन किया था। ठीक है, 1951 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके द्वारा इसको ओपन किया गया था। ये एक तरह का मॉन्यूमेंट है, ट्रिब्यूट दिया जाता है उन लोगों को जो लोग शहीद हुए थे जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1990 को। ठीक है, उन शहीदों को क्या देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए इस कॉम्प्लेक्स को स्टैब्लिश किया गया था। इस मेमोरियल ट्रस्ट के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके साथ साथ परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके एक मेंबर रहते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कल्चर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, ये सभी मेंबर होते हैं इस ट्रस्ट के। ठीक है, कब बनाया गया था इस ट्रस्ट को, तो मई 1951 को बनाया गया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब जलियांवाला बाग है क्या, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो इंसिडेंट में हुआ क्या था। देखिए ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया था, एक काला कानून लेकर आया गया था जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, रोलेक्ट एक्ट क्या था, तो इसमें क्या किया जाता था, जो इंडियंस हुआ करते थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था विदाउट एनी वारंट। ओके, तो इसी के अगेंस्ट में क्या किया जा रहा था, प्रोटेस्ट वगैरह, इसी एक्ट का यूज कर कर दो लीडर्स हुआ करते थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू।
इन दोनों को क्या कर लिया, इन दोनों लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो अब इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए लोग ऑर्गेनाइज होते हैं कहाँ पर, जलियांवाला बाग में, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1990 को। ठीक है, अब लोग यहाँ पर गैदर्ड होते हैं, वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब आ जाते हैं एक बहुत बड़े विलन जिनका नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा जनरल डायर के नाम से। ये आते हैं और एक ही एंट्रेंस हुआ करता था, ये जो पूरा बाग था उसका एक ऐसा एंट्रेंस था, ऐसा सर्कल टाइप का इस तरह का बाग है, ये एंट्रेंस हुआ करता था। और यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, अपने गनमैन को खड़ा कर देते हैं और फायर कर देते हैं, ओपन फायर कर देते हैं। तो इसमें काफ़ी लोगों अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा इंसिडेंट। इसी इंसिडेंट के कारण क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर देते हैं और महात्मा गांधी को जो टाइटल दिया गया था केसरी हिंद, उसे वो त्याग देते हैं। ठीक है, और रॉलेट एक्ट बाद में आगे चलकर ब्रिटिशर्स का इतना ज़्यादा विद्रोह होता है, उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा चीज़ें पब्लिश की जाती है, इंटरनेशनल प्रेशर भी रहता है और वो लोग इसे क्या कर लेते हैं, रॉलेट एक्ट को रिपील कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला, हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विथ टोक्यो पैरालंपिक। देखिए बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए, क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया की तरफ से कई लोगों ने क्या किए हैं, मेडल्स जीते हैं। आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं उनकी पिक्चर्स के साथ। यह है सुमित, यह है जजारिया, यह है सुंदर, यह है योगेश और यह है अवनी। इन सभी ने टोक्यो पैरालंपिक में मेडल्स जीते हैं। अगर हम बात करें तो सुमित अंथिल की, इन्होंने जो जेवलिन थ्रो होता है उसमें इंडिया के लिए मेडल जीता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको, सुमित। ठीक है, 23 ईयर्स की एज है, इन्होंने ठीक है, इसके साथ साथ देवेंद्र झाझारिया, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। ओके, और इंडिया के ग्रेटेस्ट पैरा एथलीट के नाम से ये जाने जाते हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद फिर अगले अगर हम बात करें तो सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक, जेवलिन थ्रो में ही। इसके अलावा अवनी लेखरा, ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए इन शूटिंग 10 मीटर राइफल कंपटीशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अपनी लेखरा का नाम। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये है अवनी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पैरा ओलंपिक एक ऐसा गेम इवेंट है, एक ऐसा स्पोर्ट इवेंट है जहां पर ऐसे एथलीट जो कि डिसेबल्ड हैं, ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी फिजिकल डिसेबिलिटी से वो ग्रसित हैं, उसके बाद वो पार्टिसिपेट करते हैं और गेम्स वगैरह जीतते हैं, खेलते हैं और मेडल्स वगैरह जीतते हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स को डेवलप किया गया था सर लुडविग गुटमैन के द्वारा। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कब, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वेटरन जिनको इंजरी वगैरह हो गई थी, स्पाइन इंजरी और दूसरी इंजरीज वगैरह से वो सफ़र कर रहे थे, उनके लिए इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था 1948 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है क्लोआ वॉल्केनो हवाई में। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोआ वॉल्केनो जो है वो हवाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हवाई आइलैंड है यहाँ पर लोकेटेड है और रिसेंटली इसमें इरप्शंस वगैरह हमें देखने को मिले हैं। तो इसके बारे में हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। रिसेंटली कुछ और ऐसे वॉल्केनोज हैं जिनमें हमें इरप्शंस देखने को मिला है, उनके नाम हम देख लेते हैं और उनकी लोकेशंस देख लेते हैं कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। एक है हमारा संगे वॉल्केनो जो कि इक्वाडोर में लोकेटेड है। ठीक है, इक्वाडोर कहाँ पर है, तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ठीक है, फिर एक है ताल वॉल्केनो जो कि फिलीपाइंस में है। फिलीपाइंस इंडियन ओशियन के अंदर, एशियन कंट्री है, एक इंडियन ओशियन के अंदर लाई करता है। इसके बाद आता है हमारा माउंट सेनाबम, मेरापी वॉल्केनो एंड सिमेरू। ये तीनों वॉल्केनो जो हैं ये तीनों के तीनों इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ओके, चलिए इन सभी वॉल्केनो के नाम याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। अब देखिए रिसेंटली आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी लेके आए जहां पर वो जो इंडिया के एसेट्स हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं और उसके थ्रू 6,000 करोड़ रुपीस का फंड इकट्ठा करने की बात
की जा रही है। ओके, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट इकट्ठा किया जा रहा है सरकार के द्वारा जो इंडियन असेट्स हैं उनको लीज पर देकर। उन्हीं असेट्स में एक आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लीज पर दिया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कंसर्न्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा रेस किए जा रहे हैं। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के बारे में। तो इसे स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिश एरा में 1879 से लेकर 1881 के बीच। ठीक है, कहाँ पर लाई करता है? तो ये लोकेटेड है हिमालयाज के फुट हिल्स में, वेस्ट बंगाल में हिमालयाज के फुट हिल्स में ये लोकेटेड है। और एक बहुत आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है ये हिल पैसेंजर रेलवे का। ठीक है, हिल साइड में जो पैसेंजर्स होते हैं, जो ट्रेन्स वगैरह चलती हैं, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, बहुत एलिगेंट डिज़ाइन है इसका। ठीक है, और टूरिज्म के पर्पज से लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था 1999 में। इससे ऐसे ही कुछ और माउंटेन रेलवेज हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। वो कौन से हैं? तो नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, इन्हें भी डिक्लेयर किया गया था, जो कि कहाँ पर? तमिलनाडु, साउथ इंडिया में लोकेटेड है। एक है हमारा कालका शिमला रेलवे, ये भी हिमालय के फुटहिल्स हिमाचल प्रदेश वहाँ पर लोकेटेड है। 2008 में इसे डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि दारा शिकोह से रिलेटेड है। रिसेंटली क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक 7 मेंबर्ड पैनल बनाई गई है, जो कि क्या करेगी, दारा शिकोह की ग्रेव को ढूंढने का काम करने वाली है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दारा शिकोह जो है वो उन्हें हुमायूं टॉम, जो हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, वहीं पर उन्हें भी बरी किया गया था। 140 टोटल ग्रेव्स हैं हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में मुगल क्लेन की। यानी कि जो भी देखिए, आप जो मुगल्स के जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे, जो मेन किंग्स हुआ करते थे, अकबर, बाबर, हुमायूं, ठीक है, जहांगीर, इन सब की तो सेपरेट ग्रेव्स वगैरह बनी हुई हैं। ओके, लेकिन बाकी के जो चाचा भतीजे, इनके कजन्स वगैरह जो भी हुआ करते थे, उनकी जो ग्रेव्स हैं उन्हें क्या किया गया, उन सबको हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में ले जाकर दफनाया जाता था। ठीक है, तो हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है? ग्रेव्स ऑफ मुगल क्लीन। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल क्लीन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, बहुत सारी वहाँ पर ग्रेव्स बनी हुई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि दारा शिकोह, जो कि एक प्रिंस हुआ करते थे मुगल टाइम पीरियड के, उन्हें भी हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में ही दफनाया गया था। अब दारा शिकोह थे कौन, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइफ रही है इनकी। ये एल्डेस्ट सन थे शाहजहां के। शाहजहां के ये कौन हुआ करते थे? एल्डेस्ट सन हुआ करते थे और शाहजहां के सबसे पसंदीदा बच्चों में से एक थे। ठीक है, ये काफ़ी लिबरल मुस्लिम माने जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे और बहुत मेन बात यह है कि ये जनता के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते थे। मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी दोनों के द्वारा इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था। उसके साथ साथ ये एकेडमिक मूवमेंट फॉर इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक दूसरे के धर्म को समझने की कोशिश करने के पाइनियर माने जाते हैं इंडिया में। और आज से हम बात कर रहे हैं कुछ 400 साल पहले की। ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में किसी ने ऐसी बातें की थी कि हमें क्या करना है, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। ठीक है, एक दूसरे के धर्म को समझने की ज़रूरत है। तो काफ़ी लिबरल व्यक्ति हुआ करते थे। इनके इसी आचरण को देखकर इन्हें क्या किया गया, क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया गया इनके फादर के द्वारा कि यार मेरा बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा है, ठीक है, काफ़ी लिबरल है, उसके साथ साथ एकेडमिक नॉलेज भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो इन्हें क्या किया गया, क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया गया। इनके जो फादर हुआ करते थे, ओके, इनके फादर ने इन्हें, शाहजहां ने इन्हें क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया, यानी कि उनके बाद, शाहजहां के बाद इंडिया के जो नए किंग होंगे वो और दारा शिकोह बनेंगे। बट औरंगजेब, शाहजहां की एक और सन हुआ करते थे जिनका नाम था औरंगजेब। ठीक है, जो कि छोटे थे, इनसे यंगर थे। 1657 में क्या होता है, शाहजहां इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और इसी का फायदा उठाकर औरंगजेब क्या कर लेता है, एक वॉर छेड़ देते हैं थ्रोन के अगेंस्ट, और अपने फादर को क्या कर देते हैं, वो ले जाकर ताजमहल के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, जो ताजमहल बनाया गया था उनके फादर के द्वारा, उसमें ले जाकर उनको बंद कर देते हैं, कैद कर देते हैं, और दारा शिकोह को वो असैसिनेट कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि जब दारा शिकोह को मारा गया था, तो दारा शिकोह का जो सर था उसे काटकर औरंगजेब ने अपने फादर को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, इतने क्रूल प्रिंस हुआ करते थे औरंगजेब। अब ये एक सिर्फ स्टोरी है, इसमें कितनी रियलिटी है इसके बारे में नहीं पता। तो जो बॉडी है दारा शिकोह की, वो विदाउट हेड ही उसे बरी किया गया था। ठीक है, तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो भी आर्कोलॉजिस्ट, दारा शिकोह की ग्रेव को ढूंढने का काम उन्हें सौंपा गया, उन्हें थोड़ी सी ईजी होगा उनकी बॉडी को सर्च करना।
अगर हम कनेक्शन बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम की बात करें, जो दारा शिकोह के वर्क हुआ करते थे, उनके वर्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। एक था मजमा उल बहरीन और सिरे अकबर। ये दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दारा शिकोह के जो उन्होंने लिखे थे। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने इंडियन कल्चर को भी काफ़ी प्रमोट किया। इंडियन उपनिषद जो हुआ करते थे उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया। संस्कृत और पर्शियंस में लिखी हुई किताबों को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया और पॉपुलराइज किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद बेस वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, एक नया इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हुआ है और उसकी वार्निंग किसने दी है? रशिया ने दी है कि जो ऑटम का मंथ है जहाँ पर माइल्ड टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, एकदम माइल्ड टेम्परेचर होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल भी होती है। ठीक है, तो माइल्ड टेम्परेचर और रेनफॉल के कारण ये जो वायरस है, ये जो इन्फेक्शन है, इसके स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मॉस्किटोज ज़्यादा एक्टिव होते हैं और मॉस्किटोज ही इसी इन्फेक्शन को, इस वायरस को कैरी करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मॉस्किटोज होते हैं, ये जो वायरस है ये कहाँ से निकल के आता है? तो ये इसके होस्ट होते हैं हमारे बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स से ये मॉस्किटो में चला जाता है। मॉस्किटो क्या करते हैं, बर्ड्स का जाकर ब्लड वगैरह सक करते हैं, तो उनसे इंसेक्ट में आ जाता है, मॉस्किटो के अंदर आ जाता है, फिर मॉस्किटो से ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वायरस एंटर कर जाता है। तो इस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। फ्लेवियस फ्लेवी वायरस जीनस की फैमिली का माना जाता है इस वायरस को। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ये? तो ये ओरिजिनेट हुआ था वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा। युगांडा से ओरिजिनेट हुआ था ये वायरस फर्स्ट टाइम पर। और ये खतरनाक किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, जैसे कि हमारे बच्चे, जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर जो ओल्ड पीपल होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, उनके लिए ये वायरस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो कैसे ट्रांसमिट होता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मॉस्किटो की मदद से स्प्रेड होता है। ठीक है, इसके कारण फैटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज ह्यूमन बींग्स में स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज वगैरह स्प्रेड करता है ये वायरस। सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो ये इन्फेक्टेड हैव नो सिम्टम्स और माइल्ड सिम्टम, बहुत कम सिम्टम्स होते हैं इसके कारण। फीवर वगैरह आना, हेडेक आना, बॉडी एक, स्किन रैश। ठीक है, ज़्यादातर लोग इनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अगर ये वायरस आपके ब्रेन के अंदर एंटर कर जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है आपके लिए। ये क्या कर सकता है, आपकी ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, और आपके जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो बहुत हैवी माइग्रेन वगैरह आप फील कर सकते हैं और पेन वगैरह आप फील कर सकते हैं, लेकिन लेटर स्टेज में, इनिशियल स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स ये शो नहीं करता है। ठीक है, अगर थोड़ा भी कोई आपको इस प्रकार के कोई सिम्टम्स रहते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। क्या ट्रीटमेंट है? तो देखिए अभी तक इसका कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन वगैरह इसके लिए अवेलेबल नहीं है। सबसे अच्छा तरीका क्या है अवॉइड करने का? कीप टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स, मच्छरों से बचने की ज़रूरत है आपको। ओके, दैट्स इट, और कोई दूसरा ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है। गाइस, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।